नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग इज फॉर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राज्यों के प्रमुख त्योहारों और नृत्यों के बारे में। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम राज्यों के प्रमुख व्यंजन और भोजन के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण रोग। तो इन टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला टॉपिक है हमारा प्रमुख त्यौहार। तो प्रमुख त्योहारों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारा त्यौहार है बिहू। तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? यह असम में मनाया जाता है। सभी को पता है कि बिहू असम में मनाया जाता है। तो बिहू के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। बिहू चावल की फसल की कटाई के अवसर पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहू त्यौहार पर औरतें पाट और मुगा की मेखला चादरें पहनती हैं। नेक्स्ट है आपका बिहू त्यौहार पर सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई के केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहू त्यौहार जो है, इसके दौरान जो है बांस का भेला घर बनाते हैं। क्या करते हैं? बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहू त्यौहार क्या होता है इसमें? चावल की फसल की कटाई के अवसर पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहू त्यौहार पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादरें पहनती हैं। नेक्स्ट है आपका बिहू त्यौहार पर सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट त्यौहार है हमारा पोंगल। तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर सिपलिंग, और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण यह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके बारे में तथ्य है, यह दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है, यानी कि 4 दिनों तक चलता है। इसमें कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। यह भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये नोट डाउन कीजिए। क्या होता है पोंगल के अंदर? पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर सिपलिंग, और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण यह कहा जाता है। नेक्स्ट, यह दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल है और यह दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट है आपका, पोंगल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक चलता है। इसमें कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। तो यह महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला त्यौहार है हमारा बैसाखी। तो बैसाखी क्या है? बैसाखी के बराबर में बैसाखी का त्यौहार फसल कटाई के समय पंजाब में मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है फसल कटाई के समय। बैसाखी का त्यौहार फसल कटाई के समय पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार
फसल कटाई के समय पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे हमारा नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला इम्पोर्टेंट त्यौहार है हमारा ओणम। क्या है? ओणम। अगला इम्पोर्टेंट त्यौहार है हमारा ओणम। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो ओणम केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? ओणम केरल का त्यौहार है और यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है और यह 10 दिवसीय फसल उत्सव होता है। ओणम खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और ओणम के 10वें या अंतिम दिन को तिरुवोणम कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। ओणम उत्सव पर नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ होती है, जिसे अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी कहते हैं। यह आयोजित की जाती है। तो यह क्या है? ओणम उत्सव पर नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ होती है। तो ओणम के बारे में हमने आपको बताया कि ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है। केरल का त्यौहार है। यह अगस्त और सितंबर में महीने में मनाया जाता है और यह 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ओणम खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है, यानी कि जब खेतों में अच्छी उपज होती है तो उस अवसर पर ओणम जो है केरल के अंतर्गत मनाया जाता है। आगे ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोणम कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। नेक्स्ट है हमारा ओणम उत्सव पर नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा गरबा नृत्य। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य भारत के गुजरात में मनाया जाता है और गरबा नाम जो पड़ा है ये संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान, यानी कि नवरात्रि का जो त्यौहार आता है नवरात्रि, उसके समय मनाया जाता है। तो क्या है? ये गरबा नृत्य है। और ये कहाँ मनाया जाता है गरबा नृत्य? गरबा नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है गरबा नृत्य भारत के गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भारत के गुजरात में मनाया जाता है। गरबा नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चेराव नृत्य। चेराव नृत्य चेराव नृत्य कहाँ होता है बताइए? चेराव नृत्य चेराव नृत्य जो है यह मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है और मिजोरम में इसे चेराव नाच के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम में जब पक्की फसल, यानी कि जब फसल पक जाती है, मिजोरम में पकी फसल तक को घर तक मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है इस त्यौहार के अंतर्गत। आगे आपका चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। ये चेराव नृत्य के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो क्या था हमारा चेराव नृत्य? चेराव नृत्य, ये हमारा चेराव नृत्य। और ये कहाँ मनाया जाता है? मिज़ोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिज़ोरम में मनाया जाता है। तो क्या पॉइंट था यहाँ पे? चेराव नृत्य मिज़ोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। मिज़ोरम में इसे क्या कहते हैं? चेराव नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चेराव नाच के नाम से भी जाना जाता है। मिज़ोरम में पकी फसल यानी कि जब फसल पक जाती है को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि चेराव नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। ये इस नृत्य के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको बताए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला नृत्य हमारा कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है
यह एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? आंध्र प्रदेश में मनाया। कुचिपुड़ी नृत्य 11 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा। इसको कुचिपुड़ी नृत्य कहा जाता है। तो क्या है ये? कुचिपुड़ी नृत्य। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य 11 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला नृत्य हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली। ये कहाँ के हैं त्यौहार हैं? केरल के त्यौहार हैं। कहाँ के त्यौहार हैं? केरल में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मोहिनी अट्टम और कथकली। तो क्या है ये? यह केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य में सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कासावू साड़ी में सजाया जाता है। कथकली के अंतर्गत क्या है? कथकली नृत्य मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास। कथकली नृत्य मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य में सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली साड़ी, सुंदर कसाऊ साड़ी में सजाया जाता है। क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य में सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाऊ साड़ी में सजाया जाता है। नेक्स्ट आपका कथकली। कथकली नृत्य मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मयूरभंज का छाव नृत्य। मयूरभंज का छाव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ क्या है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित है और यह अपने छाव नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। क्या है? उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छाव नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अगला है हमारा डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य को रास या डांडिया रास नृत्य भी कहा जाता है और यह है भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। डांडिया नृत्य नवरात्रि के त्यौहार पर लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए ध्यान रखिए। इम्पोर्टेंट है। डांडिया नृत्य को रास या डांडिया रास नृत्य भी कहा जाता है और यह भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। डांडिया नृत्य नवरात्रि के त्यौहार पर लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। गुजरात में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका यक्षगान। यक्षगान कहाँ पे मनाया जाता है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब में मनाए जाते हैं। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ मनाए जाते हैं? पंजाब में मनाए जाते हैं। और घूमर नृत्य कहाँ होता है? यह राजस्थान में होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यक्षगान कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। गिद्धा या भांगड़ा पूछे तो ये कहाँ? पंजाब में मनाया जाता है। और घूमर नृत्य कहाँ होता है? यह राजस्थान में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यक्षगान के लिए पूछे तो कर्नाटका, तो गिद्धा या भंगड़ा के लिए पूछे तो पंजाब और घूमर नृत्य के लिए पूछे तो राजस्थान। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट।
अगला है हमारा भरतनाट्यम और जलीकट्टू नृत्य कहाँ मनाया जाता है। भरतनाट्यम और जलीकट्टू जलीकट्टू ये कहाँ मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। लावणी तमाशा ये कहाँ पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लौसांग त्यौहार पूछा जाए तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भरतनाट्यम और भरतनाट्यम और जलीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाए, नृत्य कहाँ होता है तो तमिलनाडु में होता है। लावणी और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है तो ये महाराष्ट्र का। और लौसांग कहाँ मनाया जाता है तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लौसांग सिक्किम में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। पूछे भरतनाट्यम और जलीकट्टू कहाँ का है तो तमिलनाडु का है। लावणी तमाशा कहाँ मनाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लौसांग पर्व या लौसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यह सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका गणगौर कहाँ मनाया जाता है तो गणगौर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। छऊ नृत्य कहाँ होता है तो ये बिहार में होता है। और ढकनी ये गोवा में होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए गणगौर तो मध्य प्रदेश, छऊ तो बिहार और ढकनी तो गोवा। क्या है ढकनी, गोवा। तो गणगौर नृत्य कहाँ होता है, गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और छऊ बिहार में मनाया जाता है। और ढकनी गोवा गोवा में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणगौर के लिए पूछे मध्य प्रदेश, छऊ के लिए पूछे बिहार और ढकनी के लिए पूछे गोवा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं राज्यों के प्रमुख भोजन या व्यंजनों के बारे में जो कि आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ढोकला या बटाटा वड़ा। ढोकला या बटाटा वड़ा ये कहाँ का व्यंजन है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ पर जो है मिलता है तो ये गुजरात में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलता है। नेक्स्ट सहजन के फूलों के पकौड़े। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाने के लिए मिलते हैं, यानी कि कहाँ खाए जाते हैं तो ये महाराष्ट्र में जो है खाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कचनार के फूलों की सब्ज़ी। कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ बनाई जाती है तो ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ढोकला बटाटा वड़ा। ढोकला या बटाटा वड़ा कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो ये गुजरात के प्रसिद्ध हैं, ढोकला या बटाटा वड़ा। नेक्स्ट सहजन के फूलों के पकोड़े ये महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो है खाई जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा केले के फूलों की सब्ज़ी। केले की फूलों की सब्ज़ी कहाँ पे बनाई जाती है तो ये केरल में बनाई जाती है। केले की फूलों की सब्ज़ी केरल में। आगे आपसे पूछा है बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, ये कहाँ पे है, असम में है बोरा। ये जो है चावल की एक किस्म है जो जिसको बोरा बोला जाता है, ये जो है असम में खाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मछली को नारियल के तेल तथा सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है तो कहाँ पे, गोवा और कश्मीर में। इम्पोर्टेंट है, गोवा और कश्मीर के अंतर्गत जो है मछली नारियल के तेल और सरसों के तेल में जो पकाकर जो है खाया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केले के फूलों की सब्ज़ी के बारे में बात करें तो आपका केरल है। आगे आपका बोरा एक चावल की प्रजाति है जो कि कहाँ पे पाई जाती है, असम में पाई जाती है, असम में खाई जाती है ये। और नेक्स्ट आपका जो ये है मछली को नारियल के तेल तथा सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है तो ये कहाँ पे है, गोवा व कश्मीर में है। तो इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कैसी लग रही है आप सभी को हमारी क्लास, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सांप के मांस से बना हुआ व्यंजन लिंगहुफेन कहाँ पे जो है खाया जाता है तो ये हांगकांग में खाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा, ये कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट है हमारा झींगे आलू पोस्तो, गिलकी और तुरई को मिलाकर के ये बनता है तो ये कहाँ पे खाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो क्या बताया हमने आपको, सबसे पहले यहाँ देखिए सांप, सांप के मांस से बना हुआ जो व्यंजन लिंगहुफेन होता है, क्या होता है, लिंगहुफेन। लिंगहुफेन ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है आपसे,
कि लिंगोफेन कहाँ पे खाया जाता है, कहाँ का व्यंजन है। तो लिंगोफेन कहाँ पे होता है सांप के मांस से, ये हांगकांग में जो है, हांगकांग में खाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नारियल से, नेक्स्ट है आपका कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा, ये कहाँ खाया जाता है, तो ये केरल में खाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि झींगे आलू पोस्तो गिलकी और तुरई को मिलाकर बनाया गया व्यंजन, ये कहाँ पे आपका खाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में या बंगाल में खाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पूछा जाए सांप के मांस से बना हुआ व्यंजन लिंगोफेन, तो ये हांगकांग के अंतर्गत है। कहाँ है, हांगकांग, देखिएगा। तो सांप के मांस से बना हुआ व्यंजन लिंगोफेन, ये कहाँ पे खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है। यहाँ पे सांप के मांस से बना हुआ व्यंजन लिंगोफेन खाया जाता है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा है केरल में। और नेक्स्ट झींगो आलू पोस्ता गिलकी और तुरई के साथ मिलकर बनाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा उत्तपम। उत्तपम एक व्यंजन है, ये कहाँ पर जो है खाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है, तमिलनाडु में खाया जाता है। नंबर अगर नेक्स्ट है हमारा दाल बाफला। दाल बाफला कहाँ पे खाया जाता है, कहाँ का व्यंजन है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा दाल बाटी और चूरमा, ये कहाँ पे खाया जाता है, तो ये राजस्थान में खाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए उत्पम, तो उत्पम कहाँ का व्यंजन है, तो ये तमिलनाडु का व्यंजन है। नेक्स्ट पूछा जाए दाब बावला, दाल बाफला, दाल बाफला कहाँ पे है, खाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश का व्यंजन है, ये मध्य प्रदेश में खाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दाल बाटी और चूरमा। दाल बाटी और चूरमा कहाँ का व्यंजन है, तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मंडुआ की रोटी और फानू। मंडुआ की रोटी और फानू कहाँ का व्यंजन है, तो ये उत्तराखंड का व्यंजन है। ढोकला चटनी वाले चावल, ढोकला चटनी वाले चावल, मिठाई और बालसाड़ स्टेशन का बटाटा वड़ा, पूरी साग कहाँ की मशहूर है, तो ये गुजरात की है। भोजन पकाने के तरीके कैसे होने चाहिए, तो भोजन को भूनकर, उबालकर, तलकर या सेककर खाया जाता है। तो मंडुआ की रोटी और फानू कहाँ पे, उत्तराखंड का व्यंजन है। और ढोकला चटनी वाले चावल, मिठाई और बालसाड़ स्टेशन का बटाटा वड़ा और पूरी साग कहाँ पे है, गुजरात, ये गुजरात में खाया जाता है, गुजरात में मिलता है। और भोजन पकाने के तरीके कैसे होने चाहिए, भोजन को भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर खाया जाता है। तो ये भोजन पकाने के तरीके हैं, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब महत्वपूर्ण नृत्य, त्यौहार और व्यंजनों के बाद चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण रोगों के बारे में, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं मलेरिया रोग के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं मलेरिया रोग के बारे में। तो मलेरिया रोग क्या है, यह रोग मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है आपका मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया में ठंड से कपकपी के साथ बुखार आता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग का उपचार कुनेन नामक दवाई से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुनेन नामक दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पॉइंट, रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि तालाब मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए, ये तालाबों में तालाबों के अंदर जो है मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए गैम्बूसिया नामक मछली पाली जाती है। और मच्छरों को मारने के लिए पानी में तेल भी डाला जाता है। तो ये मलेरिया रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जो हमने आपको बताया, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। मलेरिया क्या है, यह रोग
क्या है मलेरिया? यह रोग मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? यह रोग मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है उसके कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होते हैं। नेक्स्ट, मलेरिया के अंतर्गत क्या होता है कि मलेरिया में ठंड से कपकपी के साथ बुखार आता है। क्या होता है? मलेरिया में ठंड से कपकपी के साथ बुखार आता है। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया रोग का उपचार किससे किया जाता है? कुनैन नामक दवाई से किया जाता है। मलेरिया नामक रोग का उपचार किससे किया जाता है? कुनैन नामक दवाई से किया जाता है। और कुनैन नामक दवाई किससे प्राप्त होती है? तो यह सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। आगे हमने आपको बताया कि रोनाल्ड रोस ने खोज की थी कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है और तालाबों में मच्छरों को लार्वा को मारने के लिए गैम्बूसिया नामक मछली पाली जाती है और नालियों व आदि उसमें जो है मच्छरों को मारने के लिए पानी में तेल आदि डाला जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलेरिया से पूछा ही जाता है आपकी परीक्षा के अंतर्गत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मच्छरों के काटने से क्या होता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो जाता है। और मलेरिया रोग में क्या होता है? ठंड से कभी-कभी के साथ बुखार आता है। और मलेरिया रोग के उपचार के लिए दो जो दवा है उसका उसका नाम क्या है? कुनैन है। और कुनैन किससे प्राप्त होती है? कुनैन नामक दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। और रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि तालाबों में लार्वा को मारने के लिए गैम्बूसिया नामक मछली पाली जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रोग है प्लेग। तो प्लेग चूहों द्वारा होता है। क्या होता है? प्लेग चूहों द्वारा होता है। और प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और प्लेग को ताउनिया ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ताउनिया ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने आपको प्लेग बताया। प्लेग प्लेग के बारे में जानेंगे। प्लेग किसके द्वारा होता है? चूहों के द्वारा होता है प्लेग। और प्लेग ये क्या है? पास्चुरेला, ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और प्लेग को क्या कहते हैं? ताउनिया ब्लैक डेथ भी इसके नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। नेक्स्ट है एनीमिया। तो एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और नेक्स्ट है इसमें गुड़, आंवला व पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। नेक्स्ट है दाल, चावल, सब्जी, रोटी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया रोग में क्या है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट इसमें आपको बताया कि गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियों में आयरन या लोहा, आयरन लोहा होता है। क्या होता है? आयरन लोहा होता है। और नेक्स्ट है आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मक्खी द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो मक्खी द्वारा हैजा, डायरिया रोग और निद्रा रोग। तो मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा रोग, डायरिया रोग और निद्रा रोग। मक्खी द्वारा हैजा रोग, मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा रोग फैलता है मक्खी से, हैजा रोग, नंबर 2 डायरिया रोग और नंबर 3 निद्रा रोग। ये मक्खी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं जो मक्खी से फैलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। तो इस रोग में क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? पेयजल में नाइट्रेट 45 ppm के अधिक होने से इसका अधिक होने से होता है। यानी कि पेयजल में नाइट्रेट 45 ppm से अधिक होता है, जिसकी वजह से
ये बीमारी हो जाती है। इसका दूसरा नाम है नाइट्रेट साइनोसिस। इसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्रेट साइनोसिस इसका दूसरा नाम होता है। तो ब्लू सिंड्रोम में क्या है कि इस रोग में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है। शरीर कैसा? नीला पड़ जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका? पेयजल में नाइट्रेट 45 ppm से अधिक होने के कारण यह रोग होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्रेट साइनोसिस है। इसका दूसरा नाम नाइट्रेट साइनोसिस है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा मिनी माता रोग। यह क्या है? जल प्रदूषित रोग है और यह रोग पारा विषाक्तता के कारण होता है। क्या है ये? जल प्रदूषित रोग है और यह पारा विषाक्तता के कारण होता है। मिनी माता रोग जो है ये पारा विषाक्तता के कारण होता है। इसमें क्या होता है? यह जल से प्रदूषित रोग है और यह अगर कारण पूछा जाए तो पारा विषाक्तता के कारण होता है। पारा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इटाई रोग। तो यह क्या होता है? यह कैडमियम की कमी से होता है और यह भी जल से जनित रोग है। क्या है? यह कैडमियम की कमी से होता है और यह भी जल से जनित रोग है। क्या है ये? यह रोग भी यह रोग कैडमियम की कमी से होता है, कैडमियम की कमी से होता है और यह भी जल से जनित रोग है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ हम आपको बता देते हैं कि विषाणु से छोटी माता रोग, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स और टेक्रोमा, ये रोग किससे होते हैं? विषाणु द्वारा जनित रोग हैं। कौन सा? छोटी माता रोग, डेंगू ज्वर रोग, मेनिंजाइटिस, खसरा रोग, चेचक का रोग, हेपेटाइटिस, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स और टेक्रोमा, ये सभी क्या हैं? विषाणु जनित रोग हैं। कैसे रोग हैं ये? विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग हैं ये सारे के सारे, आप ध्यान रखिएगा इनको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे जीवाणु जनित रोग। जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, इसको टीबी भी बोलते हैं, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा और प्लेग, ये क्या है? ये सारे रोग जो हैं हमारे जीवाणु जनित रोग हैं, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। क्या है? जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो कौन कौन से हैं जीवाणु जनित रोग? निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, इसको टीबी भी बोलते हैं, टीबी, तो इसको टीबी भी बोलते हैं। आगे आपका काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा और प्लेग, ये महत्वपूर्ण रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, इसको टीबी भी कहते हैं, और काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा और प्लेग, ये सभी रोग जो हैं जीवाणु जनित रोग हैं। कैसे रोग हैं ये सभी रोग? ये जीवाणु जनित रोग हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कवक द्वारा फैलने वाले रोग। जो कवक से फैलते हैं, तो कवक के द्वारा फैलने वाले रोग हैं गंजापन, दाद, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट, ये रोग कवक द्वारा फैलने वाले रोग हैं। किसके द्वारा फैलते हैं ये रोग? कवक के द्वारा। तो कवक के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? कवक के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? गंजापन, दाद, खाज खुजली, दमा और एथलीट फुट, ये सभी किसी के द्वारा फैलते हैं? कवक द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ के कारण कौन से रोग फैलते हैं? पेचिस रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। पायरिया,
प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट आपका सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा कालाजार बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। और नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। तो ये रोग जो है हमारे प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण ये रोग हमारे होते हैं। तो कौन से? पेचिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पायरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होती है। और आगे मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए, सभी पाठ्यक्रम का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आपका जो आपकी परीक्षा है वो बहुत ही पास है, जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप निरंतर स्टडी करते रहिए। तो आज की क्लास का हम यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।